स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं, आज लोहड़ी है और कल मकर संक्रांति, जी 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 जी। इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और अपने धन्यवाद गुरु, मैम। प्रातः स्मरणीय गुरु जी को नमन करती हूँ, काशी की धरती को, बाबा विश्वनाथ को, संकट मोचन को, और सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि जो महामारी है उससे हमारी सबकी रक्षा भगवान करें। आज मुझे अवधी साहित्य की परंपरा और काव्य भाषा के रूप में विकास पर कुछ कहना है, तो संक्षेप में ही कहने की कोशिश करूंगी। हिंदी की लोक भाषाएं हिंदी की शक्ति हैं, उनका विकास हिंदी का विकास है। हिंदी काव्य की प्रवृत्तियां संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य से होते हुए लोक भाषा अवधि में प्रवाहित होती रही हैं। भाषा के विकास का अध्ययन करने के लिए उसके इतिहास पर दृष्टि डालना जरूरी है। अवधि का लिखित साहित्य जितना समृद्ध है, उतना ही वाचिक साहित्य भी। रामनरेश त्रिपाठी जी ने इसको धरोहर को सहेजा। आज मैं वाचिक साहित्य पर बात नहीं करूंगी क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, लिखित साहित्य पर ही बात कर रही हूँ। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने अवधि का विकास पुस्तक लिखी। श्री रामाज्ञा द्विवेदी जी ने अवधि कोश लिखा। डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र मधुप ने अवधि साहित्य का इतिहास लिखा। अवधि के कवियों में श्री बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ी, श्री बंशीधर शुक्ल, श्री मृगेश और श्री रमई काका आदि के नाम स्वर्णाक्षरों में लिखे जाते हैं। श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने कृष्णायन महाकाव्य लिखा। हिंदी के इतिहासकारों ने ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि अवधि के कवियों का विधिवत उल्लेख नहीं किया। लोक भाषा के सभी लोक भाषाओं कवियों का साहित्य इतिहास में उल्लेख नहीं किया गया, ये चिंता की बात है। इसलिए अब जरूरी है कि उसके ऊपर प्रकाश डाला जाए। डॉक्टर मधुप ने लिखा है कि मैंने अवधि के कई प्रबंध काव्य खोजे हैं जो कृष्ण चरित्र को लेकर अवधि में तुलसीदास जी के पूर्व लिखे गए थे। रामचरितमानस के उपरांत अवधि में राम काव्य के दर्जनों प्रबंध काव्य हैं। मेरी आवाज सुनाई दे रही जी? जरा जी देखो मैम, आ तो। रही है आवाज, एकदम स्पष्ट आ आ रही है। रही? अच्छा आ अच्छा। रही जी दीदी, जी। आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो रामचरितमानस के बाद अवधि के में राम काव्य के दर्जनों प्रबंध काव्य हैं। सभी नए काव्य आंदोलनों ने आधुनिक अवधि काव्य को भी प्रभावित किया। अवधि काव्य में छायावाद और रहस्यवाद भी है। अवधि के प्रथम कवि, प्रथम गद्यकार गुरु गोरखनाथ जी को माना गया है। अवधि में गांधी चरित्र पर भी कई महाकाव्य हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण धारा इसकी बरवे काव्य की है। अवधि साहित्य की विभिन्न काव्य प्रवृत्तियां हैं। प्राचीन काव्य प्रवृत्तियों में संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, राष्ट्रीय चेतना का काव्य, छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद आदि की रचनाएं हैं। सन 1857 के विद्रोह की अमर गाथाएं और जंगनामा लिखने की परंपरा भी अवधि में रही है। बाराबंकी के चहलारी नरेश राजा भलभद्र सिंह की गौरव गाथा का एक जंगनामा, जिसका सरल हिंदी रूपांतर और संपादन करने का सौभाग्य मुझे मिला, ये नागर जी को मिली थी, श्री अमित लाल नागर जी को, और पांडुलिपि उसका मैंने संपादन किया। बाराबंकी के चहलारी नरेश राजा बलभद्र सिंह के अलावा ये हरदोई जिले के बाबा लक्ष्मण दास बैरागी ने भी रोइयागढ़ के युद्ध का उल्लेख किया है। इस तरह कई जंगनामा मिलते हैं। अवधि का क्षेत्र विस्तार विद्वानों ने जो किया है उसमें कहीं कहीं लिखा गया जैसे कि इस तहसील को छोड़कर बाकी पूरा जिला। ये मुझे लगता है कि जो विस्तार की बात की गई है व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि किसी भी भाषा के क्षेत्र की सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। भाषा की प्रवृत्तियां, उसका व्यवहार निरंतर प्रभावित और प्रसारित होता रहता है। अवधि का प्रयोग उत्तर प्रदेश के अलावा नेपाल में भी बहुत है। अब हमारी देवनागरी लिपि का, नागरी अंकों का तो है ही, अवधि का बहुत वहां प्रचलन है। अवधि अपनी लोक भाषा बहनों से गले लगती हुई, मिलती हुई निरंतर आदान प्रदान करती रही है। इलाहाबाद की अय्यापुरी अवधि, उन्नाव तथा कानपुर की बैसवाड़ी हिंदी में भी अवधि के थोड़े भिन्न स्वरूप मिलते हैं। अवधि में अरबी फारसी के शब्द भी ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं। उर्दू अदब अवधि काव्य को बराबर प्रभावित करता रहा क्योंकि अवधि अवध दरबार की भाषा रही है। प्रवासी भारतीयों के माध्यम से मॉरिशस की क्रियोल, सूरीनाम की सरनामी हिंदी और अन्य भारतीय प्रवासी बहुल देशों की भाषा में भी ऐसी घुल मिल गई है, पहचानने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। अवधि काव्य भाषा के
अवधी काव्य भाषा के विकास को समझने के लिए अवधी के उद्भव पर दृष्टि डालना जरूरी है। विद्वानों ने अवधी का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश माना है। अवधी के 1000 वर्ष से अधिक के इतिहास को संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास की भांति 3 कालों में विद्वानों ने विभाजित किया है: आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल में गोरखवाणी और चंदायन की भाषा में 14वीं शताब्दी की ठेठ अवधी की वानगी मिलती है। मुल्ला दाऊद की काव्य कृतियों में बैसवाड़ी अवधि, ठेठ पूर्वी पुरानी अवधि और अपभ्रंश का प्रयोग अधिक है। जायसी या सूफी संतों की अवधि में अरबी फारसी के शब्द कहीं यथावत तो कहीं अवधि के रूप बदल बदल कर आए हैं। पद्मावत में संज्ञा रूपों के साथ परसर्गों का व्यवहार हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास ने ब्रजावधि का प्रयोग किया है। संस्कृत के शब्दावली का अधिक प्रभाव है। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो आधुनिक युग में विभक्तियों का लोप करके परसर्गों का प्रयोग अधिक हो रहा है। परसर्गों के रूपों में भी परिवर्तन हो रहा है। सर्वनाम भी परिवर्तन ग्रहण कर चुके हैं। क्रिया रूपों में महाप्राण तो लगभग लुप्त होते जा रहे हैं। वचन और लिंग के प्रयोग में भी काफी परिवर्तन आ चुका है। अवधि की उत्पत्ति 10वीं 11वीं शताब्दी के लगभग विद्वान मानते हैं। वास्तव में साहित्यिक भाषा का मूल विकास मूलतः किसी जन बोली से ही होता है। कोसल प्रदेश के मध्य भाग में जो भाषाएं बोली जाती हैं उसी से अवधि का विकास हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अवधि का उद्गम नागर अपभ्रंश से और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कोसली से मानते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने विकास क्रम रेखांकित किया है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने प्रारंभिक अवधि पर शोध ग्रंथ लिखा और अवधि की प्राचीन पांडुलिपियों को खोजा। बाबा पुरुषोत्तम दास के जैमिनी अष्टमोद की भाषा पर लिखा। श्री जगदीश पीयूष जी को मैं नमन करती हूँ, उनकी स्मृति को। उन्होंने अवधि ग्रंथावली का 11 खंडों में संपादन किया है, जिसमें अवधि के समग्र लिखित वाचिक साहित्य के विषय हैं। अवधि का विकास क्रम, इतिहास, अवधिक शब्द संपदा, लोकोक्तियां, मुहावरे आदि का विवरण है। इस ग्रंथावली में प्रारंभ से ही मैं सहयोग करती रही हूँ। मैं उनकी स्मृति को नमन करती हूँ, अब संसार में नहीं है। हिंदी के विकास का इतिहास उतना ही पुराना है जितना अवधि का। दोनों के वैकासिक तंत्र एक साथ ऐसे उलझे हैं कि उन्हें सुलझाना कठिन है। अवधि के विकास क्रम का अध्ययन काल खंडों में विभक्त करना चाहिए, जैसे विद्वानों ने किया भी है। प्राचीन अवधि साहित्य 11वीं शती से 14वीं शती तक, मध्यकालीन अवधि साहित्य 14वीं शती से 19वीं शती तक, आधुनिक अवधि साहित्य 1900 से 1960 तक, समकालीन अवधि काव्य अथवा नवजागरण काल 1960 से अद्यावधि। अवधि काव्य भाषा के रूप में विद्वानों ने पूर्वी और पूर्वोत्तरी अवधि को आदर्श अवधि कहा है। पश्चिमी अवधि तथा दक्षिणी या बघेली अवधि, पश्चिमोत्तरी या गाजरी अवधि, बैसवाड़ी अवधि आदि के नाम से भी उल्लेख है। प्राचीन अवधि काव्य के विकास क्रम के संबंध में विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। कुछ ने राउर बेल को अवधि का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना है, जो अवधि से पूरी तरह प्रभावित है। लोरिक और चांदा के प्रेमाख्यान के लोक गाथा गीत को भी 14वीं शताब्दी से प्रचलित मानते हैं। शेखराचार्य ज्योतिरीश्वर की पुस्तक वर्ण रत्नाकर में लोरिक नृत्य का उल्लेख है, जो 14वीं शताब्दी की कृति है। सिद्ध डोमिया का योगचर्या नामक ग्रंथ 840 ईस्वी का माना जाता है। पुरातन प्रबंध संग्रह में अवधि की वानगी मिलती है। चर्या पद में सहजिया संप्रदाय के सिद्धों के 47 पद हैं। यह ग्रंथ नेपाल से मिला। इसमें अवधि के शब्द और रूप मिलते हैं। यह 12वीं सदी का माना गया है। हेमचंद्र का काव्यानुशासन 12वीं सदी का व्याकरण ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो भी 12वीं सदी की रचना है, जिसमें अवधि के साथ विभिन्न भाषाओं के शब्द समाहित हैं। मुल्ला दाऊद के चंदायन को मसनवी की रचना मानकर अध्यात्म से भी जोड़ा जाता है। गजेटियर में डलमऊ रायबरेली के निवासी मुल्ला दाऊद की चंदेनी का उल्लेख है। इसी प्रेमाख्यान को डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त लोरकहा नाम देते हैं। विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी और विश्वनाथ प्रसाद जी और परमेश्वरी लाल गुप्त के संस्करण चंदायन नाम से प्रकाशित हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल 15वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य की रचना मानते हैं। लोक गाथा जो हमारी प्रचलित है उसमें चनैनी नाम से ये वाचिक परंपरा में भी मिलता है। इसी विकास क्रम में मैनासत का उल्लेख है। श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी सन 1480 के बाद की रचना मानते हैं। मैनासत के रचयिता के नाम की प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। इसके बाद सूरजदास को सीतापद का गायक और रामजन्म अंकमांगद तथा एकादशी महात्मा का उल्लेख मिलता है। इसी परंपरा में ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा और स्वर्गारोहिणी रचना का उल्लेख है। लाला सीताराम के लिखे नोट के अनुसार सत्यवती कथा काव्य की रचना संवत 1558 में हुई है।
स्वर्गारोहिणी में अपने पूर्वजों का परिचय दिया है। ईश्वरदास की इन दोनों रचनाओं में साहित्य सिकंदर और जोगनीपुर दिल्ली का नाम उल्लेख है। ईश्वरदास की 3 अन्य रचनाओं की हस्तलिखित प्रतियों के प्रकाशन का उल्लेख है। भरत मिलाप, एकादशी कथा और स्वर्गारोहिणी कथा। कुतुबन की मृगावती और मधुमालती नामक कृतियों का उल्लेख है। डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार इनकी चर्चा पहली बार 1900 ईस्वी की खोज रिपोर्ट में हुई। प्रोफेसर अस्करी को 90 पृष्ठों की पांडुलिपि श्री देसाई से मिली थी। उसका रचना काल 1503-1504 बताया गया है। कुतुबन के अनुसार यह कथानक लोक प्रचलित था। उन्होंने इसे संजोग, श्रृंगार और वीर रस से जोड़कर 1560 में प्रस्तुत किया। कुतुबन ने प्रारंभ में अपने गुरु शेख बुरहान का स्मरण किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके गुरु चिश्ती वंश के शेख बुरहान को बताया है। गारसाद तासी ने हिंदुई साहित्य का इतिहास में लालच दास को भागवत के 10वें स्कंध के रूपांतरकार का रचयिता कहा है। रूपांतरकार या रचयिता शिव सिंह सरोज और गियरसन ने उन्हें डलमऊ निवासी ब्राह्मण बताया है। हजाई प्रसाद द्विवेदी ने शांत रस का कवि माना है। मिश्र बंधुओं ने हरिचरित तथा विष्णु पुराण को इनकी रचना बताया है। नलिन विलोचन शर्मा ने ब्रजविलास विष्णु पुराण इनकी रचना कहा है। विद्वानों ने इनका रचना काल पद्मावत से पूर्व संवत 1527-1587 के बीच माना है। प्राचीन अवधि के अन्य रचनाकारों के बारे में जानकारी मिली है, जिसमें लखन सेनी का हरिविराट पर्व, भीम कवि का डंगवे पुराण, पुरुषोत्तम दास का जयमिनी पुराण आदि। इसके अतिरिक्त संदेश रासक, कीर्तिलता, हेमचंद्र व्याकरण, कुमारपाल प्रतिबोध, प्रबंध चिंतामणि, ब्रज रत्नाकर, प्राकृत पैंगलम, मुक्त व्यक्त प्रकरण आदि ग्रंथों में अवधि की बहुलता से अवधि का प्रयोग मिलता है। कबीर की रामायणी साखियों में भी अवधि का प्रयोग है। प्राचीन काल में सूफी कवियों की रचनाएं महत्वपूर्ण है, उसमें भी है। जायसी के पद्मावत, मंझन की मधुमालती, कुतुबन की मृगावती, शेख नबी का ज्ञानदीप, उस्मान चित्रावली, जानकी कमलावती, नूर मोहम्मद की इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, शेख रहीम का भाषा प्रेम तत्व, सूरदास लखनवी का नलदमन, कासिम शाह का हंस जवाहर और शेख निसार का यूसुफ जुलेखा आदि काव्य कृतियां मिलती हैं, जिनमें अवधि। मध्यकालीन अवधि काव्य कृतियों के 5 विभाजन किए गए हैं: संत काव्य, प्रेम काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, चरितात्मक तथा नीति विषयक काव्य। अवधि के संत काव्य के कारण मध्यकाल को भी स्वर्णकाल कहा जा सकता है। इन संतों की भाषा में अनेक लोक भाषाओं का सम्मिश्रण है, किंतु पूर्वी प्रदेश के निवासी संतों की मूल भाषा अवधी है। इसमें संत कबीरदास, संत रैदास, बोधेदास, पहलवान दास, संत कीनाराम, संत रामरूप जी, ईश्वरदास साहब, नेवलदास आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। इसी परंपरा में आगे अमीर अली शाह साहब, रामसेवक दास, सतदिल योगेश्वराचार्य जी, देवानंद साहब, भगवान बख्श सिंह, सतनामी सुखलाल दास, सतनामी, संत कवि प्रेमदास, साई दास तथा महात्मा बना दास आदि के नाम आते हैं। संत कवि अनन्य दास का उल्लेख शिव सिंह सरोज में हुआ है और उन्हें दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि बताया है। डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह ने भी इसकी पुष्टि की है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ अनन्य योग है। महाकवि जगनिक कृत परमाल रासो 12वीं सदी का अवधि ग्रंथ है। जगनिक का आल खंड है, ये बुंदेली में भी है और लेकिन अवधि भी उसका मिलता है। रासो साहित्य में खुमान रासो 9वीं सदी का, विसल देव रासो 1155 ईस्वी का, हमीर रासो 12वीं सदी का ग्रंथ है। अमीर खुसरो को डॉक्टर राम कुमार वर्मा अवधि का प्रथम कवि मानते हैं। वो उदाहरण बहुत प्रचलित है: गोरी सेवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश, या जो लोकगीतों के रूप में गाया जाता है: पर्वत बास मंगावे मेरे बाबुल, नेका मड़वा चारावरी, डोलिया फदाए प्रिया ले चले हैं, अब संग न कोई आन दे। इनके खालिक बारी काव्य संग्रह में अवधि के साथ साथ खड़ी बोली का प्रयोग भी है। वे स्वयं खालिक बारी के परिचय लिखते हैं: खालिक बारी सिरजनहार, वाही देख बड़ा करता। खुसरो की पहेलियां और गरियां प्रसिद्ध हैं, सभी जानते हैं: सगरी रैन मोर संग जागा, भोर भई तू बिछुरन लागा, उनके बिछुटे बिछुरत फाटत हिया, ऐसा साजन ना सकी दिया। इसी तरह प्रश्नोत्तर में है। लखन सेनी का हरचरित विराट पर्व 1424 की रचना है। साधन कवि का मैनासत 1500 ईस्वी की रचना है। प्रेमाख्यान काव्य या सूफी काव्य तो प्रसिद्ध है ही। ये सभी ग्रंथ अवधि की चौहा चौपाई शैली में पूर्वी पश्चिमी बैसवाड़ी अवधि में है। राजा चित्रमुकुट और रानी चंद्रकिरण नाम से एक अवधि प्रेम काव्य नागरी प्रचारणी सभा काशी में सुरक्षित है। रतन रंग नारायण दास का छिताई चरित, देवचंद्र शिवराम का भक्त जयमाल, सलोनी का प्रेम चिंगारी, कासिम शाह का खराटी, कामलता, मधुकर मालती तथा रत्नावली का उल्लेख है।
शीता हुसैन अली का पोपावती, भवानी शंकर रचित बैताल पचीसी, शेख रहीम का भाषा प्रेम रस, नसीर का प्रेम दर्पण, अली मुराद का नूरजहां, आज प्रेमाखानों में भी अवधि है। अवधि का राम काव्य सृजन सर्वप्रथम रामानंद जी ने 15वीं-16वीं सदी के मध्य में किया। फिर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस। राम काव्य के अन्य प्रमुख कवि हैं सूरजदास, अग्रदास, नाभादास, जो अष्टयाम के रचयिता हैं, स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। प्राणचंद्र चौहान, लालदास, रामहर्षण दास, रजू राम, पंडित झामदास, शिव प्रसाद, मधुसूदन, रीवा नरेश, महाराज विश्वनाथ सिंह, कृपा निवास, राजा प्रताप सिंह, बनादास आदि। इस बहुत से नाम है। अवधि की कृष्ण काव्य धारा भी बहुत समृद्ध है, लेकिन सबका नाम लेने का समय नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। अवधि के चरितात्मक तथा नीत काव्य की भी सुदीर्घ परंपरा है। नीत काव्यों की परंपरा में जायसीकृत मसलनामा प्रमुख है। नीत काव्यों में दोहा, सोरठा, चौपाई, बरवे, कुंडलियां, छप्पे आदि छंदों का और अन्योक्तियों का भी प्रयोग है। अवधि नीतकारों में रामानंद, नरहरि, घाघ, भड्डरी, बैताल, गिरधर, कविराय, दीनदयाल कवि, बनादास, दरिया साहब आज का नाम विशेष उल्लेखनीय है। संत दरिया साहब का ज्ञान रत्न, विवेक सागर तथा अन्य 20 रचनाओं में अधिकांशतः अवधि भाषा का प्रयोग है। अमीर खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, सुखनो आज भी अवधि में ही हैं। कवि बैताल बाबा दीनदयाल गिरी के नीति परक ग्रंथ हैं। कुछ अन्य अवधि की रचनाएं भी उल्लेखनीय हैं। कवि पुरुषोत्तम की सिंहासन बत्तीसी दोहा चौपाई शैली में, ये गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। कवि भूप नारायण की कथाचार दरवेश, श्री बेनी बख्श की हरिश्चंद्र कथा, श्री हरिपाल सिंह का लघु काव्य ग्रंथ श्री दुर्गा विजय है। कालका प्रसाद लामा की रचना बुद्ध विलास या बौद्ध प्रकाश अप्रकाशित है। यह अवधि ग्रंथ तिलोई में सुरक्षित है। श्री गदाधर सिंह भृगवंशी की अवधि कृति दयानंदायन आधुनिक काल में प्रकाशित समकालीन अवधि काव्य की समृद्ध परंपरा है। श्री रमई काका की अवधि कृति नेताजी नाम से आल्हा शैली में है। वीर बई सहे रहे लुहाने, धरती उगले लाल अंगार, जनो अगिन माँ आहूत पर गए, नेताजी के सुन ललकार। इस तरह बहुत ही रचनाएं मिलती हैं उनकी। रमई काका की फुटकर कविताएं और हास्य व्यंग के प्रहसन और बहरे बाबा नाटक आदि सभी परिचित है उससे। इनकी काव्य भाषा में खड़ी बोली और बैसवाड़ी अवधि का प्रयोग है। वंशीधर शुक्ल जी की अवधि में खड़ी बोली का प्रभाव अधिक है। पढ़ीस जी की अवधि में भी खड़ी बोली और बैसवाड़ी अवधि का प्रभाव है। अवध के कवियों में हिंदुई और उर्दू के शब्द लखनवी अंदाज मिलता है। श्री विश्वनाथ पाठक की सर्वमंगला प्रसिद्ध है। अवधि की पूर्वी अवधि का प्रयोग है। सूरज भोर के रथ पे निकसा लिहे किरण तरवार, रात की साचिन का हंडारिस, वही गए रटत कधार। उनका महाकाव्य घर के कथा में मानवीय संबंधों और ग्रामीण परिवेश का सहज चित्र है। जैसे नानी घर से निकली लेके संध्या बाती, तैसे लोटे लाग पहुंच के दोनों गोड़ पनाती। इसी तरह विद्याधर महाजन का अवधि बृहद प्रबंध काव्य श्री गांधी चरित मानस है। आधुनिक युग के कवियों की एक बृहद सूची है, यहाँ मैं उल्लेख नहीं करूंगी। प्राचीन से आधुनिक अवधि भाषा का भेद करने पर उसे परसर्गों, सर्वनामों, क्रिया रूपों, क्रिया विशेषणों, अव्ययों तथा उसकी विभक्तियों और संज्ञाओं सभी में कुछ न कुछ परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। भाषा विज्ञान की भाषा में इस परिवर्तन को ही विकास कहते हैं। परिवर्तन के रूप आधुनिक युग में विभक्तियों का लोप होता जा रहा है और उनका स्थान परसर्ग ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ विभक्तियां बिल्कुल लुप्त हो गई हैं। इसी प्रकार परसर्ग रूपों में भी परिवर्तन हुआ है। सर्वनाम और क्रिया रूप भी बदले हैं। डॉक्टर उदयनारायण तिवारी के मतानुसार उक्त व्यक्ति प्रकरण के अपभ्रंश में अनुस्वार ध्वनि लुप्त हो गई है और आधुनिक कोसली के समान उसका उच्चारण न हो गया। गुरु गोरखनाथ की काव्य भाषा का ढांचा अवधि का है। क्रियाएं और कारक अवधि के हैं, पर उनकी काव्य भाषा में पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली और भोजपुरी आदि के शब्द भी मिलते हैं। सहरपा के दोहा कोश और चर्या गीतों की भाषा शैली के बारे में डॉक्टर रामविलास शर्मा का मत है। अवधि कवि दोहा चौपाई का व्यवहार करते थे। जो गीत लिखते थे वे ब्रजभाषा का सहारा लेते थे। गोरखवाणी में ठेठ अवधि के शब्द प्रयोग हैं। विद्वानों के मतानुसार 12वीं शताब्दी में अवधि ने जो रूप धारण किया वह आज तक प्रचलित है। आधुनिक अवधि काव्य भाषा विकास क्रम को 4 उत्थानों में विभाजित किया गया है। प्रथम उत्थान में भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उनके मंडल के लेखक तथा प्रताप नारायण मिश्र, हरपाल सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कल्लू अल्हैद, इनके नाम ये लिखते कल्लू अल्हैद के नाम से। छायावाद और प्रगतिवाद के संधि काल में पढ़ीस जी और वंशीधर शुक्ल ने अवधि की बागडोर संभाली। द्विवेदी द्वितीय उत्थान में द्विवेदी तथा छायावादी युग के कवियों का नाम आता है,
जो अवधि की राष्ट्रीय चेतना तथा स्वतंत्रतावादी काव्यधारा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस काल में अवधि में तमाम प्रचलित छंदों के साथ मात्रिक और मुक्तक छंद लिखे गए। तृतीय उत्थान में बंशीधर शुक्ल, बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस और रमई काका के नाम से बृहद कवित्रयी का युग का नामकरण किया गया है। चतुर्थ उत्थान में नवगीत, गीत, मुक्तक, हाइकू, दोहे, अतुकांत, नई कविता तथा समकालीन अवधि कविता के रूप में प्रयोगवाद का शुभारंभ होता है। अवधि में सभी प्रकार की कविताएं हैं। गद्य भी बहुत समृद्ध है। मैंने अवधि का समृद्ध गद्य साहित्य नामक पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के निर्देश पर लिखी है। भाई श्री अरुणेश नीरन जी जानते हैं, वो पुस्तक तैयार हो गई, पता नहीं प्रकाशित हुई कि नहीं अभी। उसमें मैंने जब काम किया तो लगा कि अवधि की समृद्धि की थाह का पता चलता है जब अध्ययन करिए तो। अवधि का प्रगतिवादी काव्य और कथा साहित्य भी पूरे सौष्ठव के साथ लिखा गया है। पत्रिकाओं का प्रकाशन भी निरंतर हो रहा है। अच्छी पत्रिकाएं अवधि में निकल रही हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में हिंदी की लोक भाषा अवधि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये हर्ष का विषय है कि वर्तमान सरकार की शिक्षा नीति में लोक भाषाओं को, लोक संस्कृति को, संस्कृत भाषा को और भारतीय संस्कृति को विशेष महत्व प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हम इसके लिए सरकार के प्रति कृतज्ञ हैं कि इसके माध्यम से, लोक भाषाओं के माध्यम से ही भारतीय संस्कृति की पहचान हो सकती है। अवधि राम की संस्कृति का संदेश लेकर के पूरे विश्व में घूम रही है। उस अवधि माँ को नमन। आप सबको प्रणाम। आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुना, बहुत बहुत आभारी हूँ विद्याश्री न्यास की, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि इस कोरोना काल में भी आप लोगों को देख सकते हैं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बहुत बहुत आभार। 2 दिन से जो चल रहा है ये मंथन, इससे बहुत कुछ निकलेगा, इसी आशा के साथ मैं सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देती हूँ। प्रणाम।